हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। यदि आप रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। इसमें हम जनरल साइंस के टॉप 40 क्वेश्चन करेंगे जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और यही सवाल बार बार रिपीट करे जा रहे हैं रेलवे के द्वारा। तो ये वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और इन सवालों को नोट जरूर बना लीजिएगा। इससे पहले ही मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो साइंस जीके के अपलोड कर दी हैं और जो रिसेंट पेपर हुए थे एलपी जेई के आरपीएफ के उससे क्वेश्चन ही मैंने आपको सोल्यूशन करवा दिए हैं। तो जाके प्ले लिस्ट में जाके जरूर आप देख लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक कार में प्रयोग की जाने वाली बैटरी में किसका यौगिक प्रयोग होता है। तो आजकल जानते ही हैं आप, धीरे धीरे हम इलेक्ट्रिक कार की ओर बढ़ रहे हैं क्योंकि पेट्रोल डीजल धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं हमारे पास। तो इसमें क्या होता है, इसमें लिथियम आयन बैटरी होती है। राइट आंसर होगा हमारा लिथियम, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, प्रतिरोधी संक्रमणों के लिए भारत में लॉन्च किए गए पहले स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है। तो ये भारतीय स्वदेशी एंटीबायोटिक है, ये हमारे देश में ही बना है और इसका नाम है नेफ्रिथोमाइसिन, ऑप्शन नंबर ए। इसको आप याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आपसे एनटीपीसी ग्रुप डी में। अगला सवाल है, लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है। तो सब जानते हैं जो लोहे का शुद्धतम रूप होता है रॉट आयरन होता है। कौन सा? पिटवा लोहा, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं होता है। स्टेनलेस स्टील के बर्तन आप घर में उपयोग करते हैं, उसमें क्या क्या होता है देखो बता दो। उसमें आपका आयरन होता है, क्रोमियम होता है, निकेल होता है, लेकिन टंगस्टन नहीं होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। टंगस्टन का प्रयोग हम किस में करते हैं, जो बल्ब के तंतु होते हैं, और इसका रासायनिक प्रतीक होता है डब्लू। ये पूछा जाता है एग्जाम, रेलवे ग्रुप डी पूछा हुआ सवाल है। और इसका एटॉमिक नंबर होता है 74। ठीक है ना। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जिसका प्रयोग विद्युत चुंबक के रूप में नहीं किया जाता है। ये क्वेश्चन आर पे पूछा गया था अभी रिसेंटली। देखिए लोहा भी है, निकेल भी है, कोबाल्ट है, तांबे का प्रयोग नहीं किया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, किसी द्रव के बारे में उबल गया तब कहते हैं जब उसका, तो द्रव उबल गया डेट में उसका मतलब होता है वाष्प दाब परिवर्तित दाब के बराबर हो जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, एल्कोहल जल मिश्रण से जल को अलग किया जा सकता है। तो एल्कोहल जो जल का मिश्रण होता है उससे हमको जल को अलग करना है, उसके लिए हम किस विधि का उपयोग करते हैं। आपने केमिस्ट्री पढ़ा होगा क्लास 10th में, आसवन, स्पंदन, प्रभाजी आसवन, ये सब टेक्निक पढ़ी होंगी, इनसे सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो इसका राइट आंसर आपका किसके द्वारा, आसवन के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, शुष्क बर्फ किसका रूप होता है। ड्राई आइस, ड्राई आइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, काफ़ी पूछा गया एग्जाम में। तो इसका ये होती है शुद्ध, जो ड्राई आइस होता है हमारा ये होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, किस प्रकार की अभिक्रिया सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होती है। तो किससे हानिकारक विक्रिया पैदा होगी, वो होगी आपकी संलयन से। राइट आंसर होगा आपका संलयन अभिक्रिया, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, वल्कनीकरण प्रक्रिया के दौरान निम्नलिखित में से किस पदार्थ के मिलाने से रबड़ को कठोर बनाया जा सकता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया रेलवे के अंदर। तो वल्कनीकरण में रबड़ को कठोर बनाने के लिए हम सल्फर का उपयोग करते हैं। राइट आंसर होगा हमारा सल्फर, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, विनेगर का मुख्य अंग होता है। तो विनेगर का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। इसको हम क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, चीनी के उत्पादन में उप उत्पाद सीरा निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदला जाता है। तो सीरा होता है वो फाइनली आपका एल्कोहल बन जाता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, बैटरी में निम्नलिखित में से किस एक एसिड का प्रयोग किया जाता है। तो बैटरी किसका प्रयोग किया जाता है, सब जानते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, रेडियम किस खनिज से प्राप्त होता है। तो जो रेडियम है ये आपका प्राप्त होता है पिच ब्लेंड से, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, प्राकृतिक रबड़ का मुख्य घटक कौन सा है। तो प्राकृतिक रबड़ का जो मुख्य घटक होता है वो होता है आपका आइसोप्रीन, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कार्बन का कौन सा अपर रूप स्नेहा का कार्य करता है। लुब्रिकेंट का कार्य करता है, स्नेहा का नहीं लुब्रिकेंट। तो सब जानते हैं वो है आपका ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, और फ्रेंड चैनल पर अगर पहली बार है चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। अगला सवाल है, हीरे की संरचना किस प्रकार की होती है। यही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, ग्रुप डी में तो बहुत पूछा गया सवाल को। तो हीरे की जो संरचना होती है वो होती है चतुष्फल की है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, मेंडलीफ ने जब अपना कार्य आरंभ किया तब तक कितने तत्व ज्ञात थे। जब मेंडलीफ ने आवर्त काम करना शुरू किया था उस समय 63 एलिमेंट्स हमको ज्ञात थे। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और मेंडली की आवर्त सारणी कब प्रकाशित हुई थी, ये सवाल पूछा गया था ग्रुप डी में, ये हुई थी 1872 में। ये आपको याद रखना है, बहुत बार पूछा गया सवाल को। अगला सवाल है,
आधुनिक आवर्त सारणी में कितने क्षैतिज पंक्तियां हैं जिन्हें आवर्त कहा जाता है? तो क्षैतिज पंक्तियां कितनी हैं जिन्हें आवर्त कहा जाता है? वो है टोटल 10 आपकी, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, अभिकेंद्र बल किसे कहते हैं? तो फ्रेंड अभिकेंद्र बल क्या होता है? जो केंद्र को लगता हो, केंद्र को लगने वाला बल। अगला सवाल है, किसी धातु को तार में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो धातु को तार में जो हम चेंज करते हैं वो होती है आपकी तन्यता, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, इंद्रधनुष सदैव की दिशा में बनता है? तो फिजिक्स का बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। तो इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है। अगला सवाल है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं? तो विद्युत धारा युक्ति करने किसको कहते हैं, किससे होती है? आप सब देख रहे हैं, मोटर तो होगी नहीं, एमीटर होगा नहीं, ऑप्शन जनित्र बच रहा है, ऑप्शन नंबर बी। और जनित्र क्या होता है? इसको हम बोलते हैं जनरेटर, इंग्लिश में उसको बोला जाता है जनरेटर। अगला सवाल है, टंगस्टन का गलनांक कितने डिग्री सेल्सियस है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। टंगस्टन अभी मैंने बताया था, इसका प्रतीक होता है डब्लू, उसका जो गलनांक होता है वो 3380 डिग्री सेल्सियस, इसीलिए इसका प्रयोग बल्ब बनाने में किया जाता है, बल्ब के तंतु बनाने में, ठीक है ना। अगला सवाल है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है? तो फ्रेंड जो वॉशिंग मशीन आप घर में उपयोग करते हैं उसका सिद्धांत है कौन सा? अपकेंद्रण, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो। तो आप भी लिफ्ट में बैठे होंगे तो आपको कभी भारीपन लगा होगा, कभी हल्कापन लगा होगा। तो हल्कापन कब लगता है? जब लिफ्ट एक त्वरण से नीचे जाती है। राइट आंसर होगा जब एक समान गति से त्वरण के साथ नीचे जाए, ऑप्शन नंबर डी। और भारी कब लगेगा? भारी कब आपको लगेगा? जब नीचे जाते हो तो आपको लगेगा हल्के हैं आप, लेकिन जब नीचे से ऊपर आएंगे तो आपको लगेगा आप सारा प्रेशर आपके ऊपर पड़ेगा, तो आपको लगेगा भारी है, ठीक है ना। अगला सवाल है, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो प्रकाश तरंग जो भी होती हैं ये हमारे अनुप्रस्थ तरंगें होती हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, ऊष्मा गतिकी का पहला नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो थर्मोडायनेमिक्स का जो पहला नियम है वो है कंजर्वेशन ऑफ लॉ, ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप है? तो चर्म रोग में जो रेडियो आइसोटोप यूज किया जाता है वो है रेडियो फास्फोरस, ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? ये भी सवाल ग्रुप डी में काफी बार पूछा गया सवाल को। जो पोर्टलैंड सीमेंट है इसका आविष्कार किया था जोसेफ एस्पिडीन ने, ठीक है ना। अगला सवाल है, पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? तो ट्रांसफार्मर लग गया ना, देखो ट्रांसफार्मर सब जानते हैं म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है, ठीक है ना। तो राइट आंसर होगा फैराडे का नियम। अगला सवाल है, एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? जो उड़ता हुआ चक्का होता है उसकी जो घूर्णन की जो मेजरमेंट किया जाता है वो क्या आता है? स्ट्रेबोस्कोप से। अगला सवाल है, किसी यंत्र के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है, यानी सोलर एनर्जी को हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कन्वर्ट कर रहे हैं वो कौन सा होता है? वो होता है फोटोवोल्टिक सेल। अगला सवाल है, यदि निर्वात में लोहा, कागज और पत्थर के टुकड़े को एक साथ गिराया जाता है तो कौन पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले गिरेगा? ये रिसेंटली अभी एएलपी के एग्जाम पूछा गया था सवाल को। तो आप सब जानते हैं, देखो वैक्यूम जो होता है, वैक्यूम में कोई भी घर्षण नहीं लगता है, वहाँ कोई पार्टिकल्स होते नहीं है। तो चाहे लोहा गिराओ, चाहे पत्थर गिराओ, चाहे कागज गिराओ, तीनों एक ही टाइम पर नीचे गिरेंगे क्योंकि उन पर कोई फ्रिक्शन बल नहीं लगेगा। राइट आंसर होगा हमारा तीनों एक साथ ही गिरेंगे, ठीक है ना। अगला सवाल है, आघूर्ण बल की ऐसा इकाई क्या है? तो बल की इकाई तो न्यूटन होती है, तो न्यूटन वाला ही आंसर होगा। देखो अब न्यूटन हमारा 2 में है तो ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं, और आघूर्ण लग गया यानी घूम भी रहा है तो हमारा क्या? न्यूटन मीटर, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसकी आयु का पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है? तो रेडियो कार्बन डेटिंग बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, वैज्ञानिक इसका बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं। किसके लिए? जीवाश्मों को, जब कोई जीवाश्म मिलता है, जैसे डायनासोर का जीवाश्म मिला, हमको कैसे पता लगा कि इतने साल पुराना है? वो रेडियो कार्बन डेटिंग से ही हमको पता लगता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, ठोस की शुद्धता का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो देखिए कोई भी सॉलिड है वो कितना प्योर है, इसका आंसर आप ऑप्शन से भी लगा सकते हैं। देखिए अच्छा ठोस वही होगा जो बहुत देर में गले, जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम हो हमारा। राइट आंसर होगा हमारा गलनांक बिंदु के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, न्यूलैंड के अनुसार उस समय प्रकृति में कुल कितने तत्व मौजूद थे? जब न्यूलैंड ने अपना कार्य प्रारंभ किया था तो न्यूलैंड ने अष्टक का नियम दिया था, सब जानते हैं अष्टक का नियम। तो अष्टक का नियम यानी 8 का ही मल्टीपल होगा, 8 सत्ते 56, टोटल 56 तत्व ज्ञात है, आपको ऐसे याद रखना है। ये सवाल बहुत बार पूछा गया है एएलपी के अंदर, जेई के अंदर, रेलवे का तो बहुत फेवरेट सवाल है ये। तो न्यूलैंड ने जब अपना कार्य प्रारंभ किया था तो आंसर लगाना है 56, और मेंडेलीव का पूछेगा तो आंसर लगाएंगे 63। ये 2 क्वेश्चन आपको हमेशा याद रखने हैं, ठीक है ना। अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है
तो मानव शरीर सबसे छोटी हड्डी स्टेपी जो कान में पाई जाती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और सबसे बड़ी हड्डी कौन सी? वो है जांघे की हड्डी, फीमर। ठीक है ना। अगला सवाल है, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। तो हाइड्रोफोबिया रोग कुत्ते काटने से हो जाता है और इसका मेन रीजन होता है वायरस, विषाणु। ऑप्शन नंबर ए। इसमें क्या होता है, बंदे को जल से बहुत ज़्यादा डर लगेगा। हाइड्रो नाम से पता लग रहा है जल, फोबिया बने डर हो गया, जल का डर हो जाता है उसके अंदर, जल से बहुत दूर भागेगा हमेशा, वाटर से। ठीक है ना। तो फ्रेंड थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।